हेलो क्लास। आए जितेंद्र करवा। जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है। उसके अंदर हमें क्या करना है, हमारे प्रॉब्लम को प्रॉपरली रीड करना है और उसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्लास, उसके अंदर हमें क्या दिया गया है। आप एक बार प्लीज क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। आपके पास गार्डन कैसा है, रेक्टेंगुलर। तो पहले आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, सर ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये मेरा इसका ये मेरे पास लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ। तो मेरे पास इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर को हिंदी में कहते हैं परिधि, और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का मतलब हो गया सिर्फ टोटल बाउंड्री। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 × L + B। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया हाफ द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर को आप हाफ कर दीजिए। क्या कर दीजिए, पेरीमीटर को हाफ कर दीजिए। तो ये लीजिए, मैंने कर दिया पेरीमीटर को हाफ। तो ये मेरे 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो मेरा हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया L + B। क्या हो गया बेटा फॉर्मूला, L + B। ठीक है। Whose length is 4 more than its width is 36। तो हमें क्या दे रखा है बेटा, let the length and width of rectangle be x and y respectively। ये रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि सर ये जो x है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और जो y है वो विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे इसके अंदर देखा है हाफ द पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाफ द पेरीमीटर आपको पता है सर, फॉर्मूला क्या है हाफ द पेरीमीटर का, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हो गया मेरा x + y इज 36। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं है सर, हो गई तो हो गई। ओके, सेकंड, हुज लेंथ इज 4 more than its width। अगेन जो हमारी लेंथ है, लेंथ दैट इज x, विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये लो, ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई। तो अब देखिए क्लास क्या करना है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द ग्राउंड। हमें क्या करना है, डायमेंशन निकालना है किसके, ग्राउंड के। तो क्लास देखिए, अभी तक हमारे पास कोई मेथड नहीं आया, अभी तक हमारे पास कोई मेथड नहीं आया है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, अभी तक हमारे पास केवल ग्राफिकल मेथड आया है। तो चलो कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन आपके लिए ग्राफिकल का और सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ग्राफिकल का और सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम पहले वाले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालें। सर x = 36 - y। ये मेरे पास बॉक्स बन गया। याद कीजिए ग्राफिकल मेथड वाले बॉक्स का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सर मैंने y की वैल्यू पुट क्या करें, y की वैल्यू मैंने पुट करी सर, कितनी पुट करें आप बता दीजिए। y की वैल्यू मैंने पुट करी 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। और मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 1, y की वैल्यू पुट कर दी 1, तो x की वैल्यू आ गई 35। अब इसके अंदर हमारे पास क्या प्रॉब्लम रहेगी, ड्रॉ करने में। तो इसका जो ड्रॉ करोगे वो आप करोगे। अगर आप कोई दूसरी वैल्यूज भी लेना चाहते हो, जैसे मैं y की वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे 9, 36 में से 9 जाएंगे तो मेरे पास रह जाएगा 27। तो इसमें से आप जितने कोऑर्डिनेट चाहो उतने निकाल सकते हो। ठीक है क्लास। अब मेरे पास जो सेकंड बॉक्स आता है, सेकंड मतलब सेकंड इक्वेशन का जो हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, दैट इज, उसमें तो हमें पहले ही दे रखा है सर x = y + 4। तो देखो बेटा यहाँ पे मैं क्या वैल्यूज पुट करता हूँ, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू पुट करी 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू मैंने पुट करी 1,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5, और अगर मैंने y की वैल्यू पुट करी 2, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। तो यहाँ पे मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,0, 5,1 एंड 6,2। और यहाँ पे मेरे पास कोऑर्डिनेट हो गए 36,0, 35,1 एंड 27,9। तो देखिए क्लास, मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कौन करेगा? आपको पता है सर ग्राफिकल मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन, इसके अंदर आपको सारी वैल्यूज प्लॉट करनी है सॉरी। फिर जहाँ पे हमारे दोनों इक्वेशन के ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वह हमारे आंसर्स होंगे, ठीक है। यहाँ से ये कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको दे दिया, इसके बाद आप 1 सेकंड में जल्दी से सॉल्व कर लेना, ये जो सॉल्विंग पोर्शन रहेगा आपके पास। इसके लिए मैं आपको एक हिंट और देता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास लिखा हुआ नहीं था कि हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए क्लास सुनिए, हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास नए मेथड आ रहे हैं, नए मेथड आ जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाएगा, एलिमिनेशन मेथड आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ जाएगा, हमारे पास वह मेथड आ जाएंगे। तो फिर हम उसको उन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, तो हमें ग्राफिकल के लिए इतना लेंदी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी ये ग्राफिकल मेथड आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बेटा, ओके। अब मैं बात करता हूं सेकंड नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? गिवन द लाइन इक्वेशन 2x + 3y -8 = 0। ठीक है भाई, हमें एक इक्वेशन दे रही है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, मतलब जो लीनियर इक्वेशन नेक्स्ट है वो हमें खुद को लिखनी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन in 2 variables such that the next geometrical representation of the pairs to form will be intersecting, होनी चाहिए। सेकंड है पैरेलल, और थर्ड है हमारे पास कोइंसिडेंट। अब देखिए क्लास, अब हमारे पास क्या रहता है, हमें यहाँ पे क्या करना है, ये मेरे को एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में मुझे दूसरी इक्वेशन खुद को लिखनी है ताकि मेरे पास क्या रहे, इंटरसेक्टिंग। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सब पैरेलल की। पैरेलल की क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। और कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब आपको अपना माइंडसेट उस अकॉर्डिंग करना है कि आप इक्वेशन खुद लिख सकें। तो देखिए क्लास, मैं क्या करता हूं, कोई भी इक्वेशन मन से, हाँ इसका आंसर कोई फिक्स नहीं रहेगा, इसका आंसर जो आपके मन में आया बना सकते हो, बस कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो सही बनाओगे। देखिए क्लास, मैं इसे लिखता हूं 3x - 2y + 8 = 0। क्या सर कैसे ये इक्वेशन सही कैसे होगी, ये मैंने मन से लिखी है, आप ये मत सोचो सर आई कैसे, मैंने मन से लिखी है, आप भी अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए। तो इसके अंदर एक बात चेक कीजिए सर, 2/3 3/-2 क्या ये बराबर होता है? नहीं। इसका मतलब मेरी कंडीशन सही है। ये मुझे क्या देगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। आपको वो टेबल याद होनी चाहिए जो मैंने बनाई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल में क्या करना है सर, आगे के जो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो देखिए क्या कीजिए क्लास, इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 4x + 3y। आगे के जो x और y है उनके कोफिशिएंट को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप 3 से करना चाहते हैं 3 से कर रहे हैं, 4 से करना है 4 से कर दीजिए, लेकिन जो c कांस्टेंट है उसे बराबर रहने दीजिए। तो देखिए 2/4 इज इक्वल टू, इसको आपने करा नहीं, देखो मैंने बोला था ना इसको 6 कर देंगे,
2 को 2 से कर दिया, 3 को भी मैंने 2 से कर दिया, 6 हो गया मेरे पास। तो यहां देखिए ये कितना हो जाएगा 6। अब देखिए ये हो गया मेरे पास 1/2, ये भी हो गया मेरे पास 1/2 इज नॉट इज इक्वल टू 1, इज नॉट इज इक्वल टू 1। तो देखिए क्लास मेरी कंडीशन फॉलो कर रही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अब मैं बात करता हूं सर कोइंसिडेंट लाइंस की। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है सर, सारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों रेशियो बराबर होते हैं। पूरी इक्वेशन को जिससे आप मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से क्या, इसको 3 से कर लेते हैं। चलो सर ये हो गया मेरे पास 3x। देखिए क्लास इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9y, माइनस 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा -24 इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्लास 2/3 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू -8/-24। ठीक है क्लास, 2 ये 6 है, देखिए आज पता नहीं 6। तो देखिए आप सारे कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 टाइम्स 3 टाइम्स, 1 टाइम्स 3 टाइम्स, 1 टाइम्स 3 टाइम्स। तो ये जो इक्वेशन आप बनाओगे अपने मन से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आप अपने मन से बना सकते हो, इसके अंदर हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ध्यान रखना इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता। इसका आप अपने अकॉर्डिंग आप दूसरी इक्वेशन, हर इंसान का दिमाग अलग चलता है, वो जो इक्वेशन बनाना चाहता है बना सकता है, बट हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब हम जिस क्वेश्चन पे आते हैं उस पर छोटा सा स्टार लगा दीजिए। कैसे स्टार लगाने का कारण क्या रहेगा, ये थोड़ा ग्राफिकल मेथड पे ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये और कोई मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन, 3x प्लस 2y -12 इज इक्वल टू 0। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सर x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्लास, अब आपको क्या करना है, आपको इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और ग्राफ पे बनाने हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये कह रहा है कि सर आप इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का ग्राफ बनाइए, ठीक है। फिर वो x एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनाएगी। क्या कह रहा है, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these line and the x-axis, these lines and the x-axis। इन लाइन की जो ग्राफ बनेगा वो हमारी x-axis के साथ एक ट्राइंगल बनाएगा। सवाल आता है सर कैसे, थोड़ा सा इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो रही, कोई बात नहीं अभी समझ लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, मैंने इसको एक वेरिएबल को अलग कर लिया, तो ये हो गया मेरे पास y और +1 उधर जाएगा तो हो जाएगा -1। ये रहे मेरे कोऑर्डिनेट्स, ये x ये y की वैल्यू रखी मैंने कितनी 2, 2 में से 1 गया। तो देखिए क्लास जब 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, ये मेरे इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है क्लास, अब मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, -12 इधर जाएगा तो +12 हो जाएगा और -2y उधर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 - 2y/3। वापस टेबल बना लीजिए। सबसे पहले मैंने y की वैल्यू पुट की 0। क्या वैल्यू पुट की बेटा 0। तो देखिएगा 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0, 12/3 4। एनी प्रॉब्लम, ओके। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ y की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करता कि डेसिमल में आंसर नहीं आए। मैं डेसिमल में आंसर नहीं लेना चाहता ताकि प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैं एक बार लेता हूँ y इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं। y इज इक्वल टू ले लीजिए आप 6, तो 2 इंटू वाई 2 इंटू 6 12, 12 में से 12 गए 0, 0/3
0। एक बार मैं इसी का 2 कोऑर्डिनेट से बनाने की कोशिश करूंगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है क्लास, तो देखिएगा अब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब आपको पता है ग्राफ बनाना है मुझे। ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये माइनस वाई एक्सिस, ये मेरे पास ऑरिजिन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ। तो देखिए प्लॉट ग्राफ कीजिए जल्दी से। सबसे पहले 1,0, एक्स एक्सिस पे 1 ये रहा और वाई भी मेरा 0 ही है, तो ये हो गया मेरे पास 1,0। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सर 2,3। तो एक्स एक्सिस पे आते हैं 2 और वाई एक्सिस पे जाते हैं 3, ये हो गया मेरे पास 2,3। फिर हमारे पास आता है 3,4। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, एक बार देखिएगा। तो देखिए क्लास, मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या था 1,2। ये कितना था मेरे पास कोऑर्डिनेट 1,2 था ना। तो देखिए क्लास, यहाँ पे एक थोड़ा सा ये रहा करेक्शन। मेरे पास सबसे जो पहला कोऑर्डिनेट था दैट इज 1,2। तो ये रहा मेरे पास 1 और ये रहा मेरे पास 2। यहाँ पे लिख दीजिए आप 1,2, यहाँ लिख दीजिए 2,3 और यहाँ लिख दीजिए 3,4। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कितना है सर 4,0। 4, ये रहा मेरा 4 और ये रहा मेरा 4,0। तो इधर भी लिख देते हैं हम 4,0। फिर हम लिखते हैं 0,6। क्या लिखते हैं 0,6। तो ये रहा मेरा 0, एक्स एक्सिस का 0 ये रहा, वाई एक्सिस का 6 ये रहा, 0,6। ठीक है बेटा, तो अब आप देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। हमने पहले इन लाइन को ज्वाइन किया। तो देखिए क्लास, अब आपको यहाँ पे ज्वाइन करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो लाइन ड्रॉ होगी दैट विल गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। वो हमारी कैसे होगी, स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है, ध्यान रखना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ होता है। आप देखिएगा दूसरी लाइन कैसा आ रही है मेरे पास, ये भी स्ट्रेट लाइन आ रही है, देखिए आप लोग। ठीक है क्लास, तो देखिए अब आप ओके, अब आपको देखिए मेरा क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा थोड़ा सा कि सर मेरा ट्राइंगल बन रहा है। हाँ जी सर, एक ट्राइंगल बन तो रहा है, उस ट्राइंगल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं थोड़ा सा। ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है बेटा, जो क्वेश्चन में बोला गया, थोड़ा सा उसे कलर कर दीजिए, शेड कर दीजिए। तो ये आपके पास ट्राइंगल आ गया। तो इन ट्राइंगल कोऑर्डिनेट्स बोलिए, इन ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स बोलिए। देखिए बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1,0, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं
3. तो योर आंसर विल बी -1, 0, 4, 0 and 2, 3. So these will be your answer and this color triangle is your required region area. ठीक है क्लास, तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया. ट्राइंगल आप जब बनाओ तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो लाइंस होगी वो हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए. स्ट्रेट नहीं हो रही है इसका मतलब कोई ना कोई गलती है. जैसे यहाँ पे अगर मैंने 1, 2 का, अगर यहाँ पे मैंने देखिए 1, 2 का 1, 0 लिख दिया, तो कैसे पता चल जाता है आपको कि सर मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब कोई ना कोई कोऑर्डिनेट से मैंने गलती की है. तो ये एक तरीका होता है क्रॉस चेक करने का, ये एक तरीका होता है क्रॉस चेक करने का. अगर आपसे 1 का 2 लिख दिया गया या फिर 2 से 1 से लिख दिया, देखिए गलती किसी से भी हो सकती है. ये गलती काफ़ी बार अच्छे से अच्छे 95, 90 या 80, 90 स्कोर करने वाले बच्चों से हो जाती है. लेकिन अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है तो आपके माइंड में उसी वक्त क्लिक कर जाएगा कि मैंने कोई ना कोई कोऑर्डिनेट लिखने में गलती कर दी है, और आप उसको उसी वक्त सुधार लोगे. यस और नो? अगर मेरे स्टूडेंट हो तो जरूर सुधार लोगे. ठीक है बेटा. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस एक्सरसाइज. हमने हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली है. अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के अंदर. सर हम नई चीज क्या सीखने वाले हैं? तो देखिए क्लास, एक्सरसाइज 3.3 के अंदर जो हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है टू सब्स्टिट्यूट. कभी भी आप क्या करते हो, जैसे देखिए मेरी बात सुनिए, अभी आप हमारे जागृति क्लासेस पे मैथ्स का लेक्चर देख रहे हो. ठीक है, आप क्या करोगे, मैथ्स का लेक्चर अटेंड करने के बाद अगर आप साइंस का लेक्चर अटेंड करते हो, इसका मतलब आपने क्या किया, आपने मैथ्स वाले सर की जगह साइंस वाले टीचर को सब्स्टिट्यूट कर दिया है. या फिर कभी आपके स्कूल के अंदर ऐसा होता होगा कि आज एक टीचर क्लास में नहीं आए ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, तो उनकी जगह किसी दूसरे टीचर को अरेंजमेंट किया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है, उनकी जगह किसी दूसरे टीचर को भेजा जाता है ताकि क्लास में वो एक डेकोरम मेंटेन कर सके या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जा सके. तो ये कहलाता है सब्स्टिट्यूट. जब आप एक की जगह पे किसी दूसरी चीज़ को या दूसरे इंसान को या दूसरे वेरिएबल को पुट कर देते हो तो वो मेथड कहलाता है सब्स्टिट्यूट. अगर मेरे पास यहाँ पे ए है, मैंने इस ए को बोला ए भाग जाए यहाँ से, ए की जगह मैंने बी को बैठा दिया, तो बी ने ए को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया. क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो यहाँ पे सबसे इजी मेथड है, बहुत इजी तो मेथड है लेकिन इससे भी और इजी आएगा. अभी मैं जिसे इजी कहता हूँ वो भी आएगा. तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट. ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो देखिए क्लास, इसमें हमें क्या करना है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, सर पहली इक्वेशन से x की वैल्यू, अब एक बच्चा बोलेगा सर केवल x, नहीं, आप फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठाइए और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा. कैसे करना है सर, थोड़ा सा हिंट और चाहिए, तो देखिए वापस समझाता हूं. फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू उठा के सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी है. देखिए ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकेंड. तो मैंने इसका क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से जो मैंने x की वैल्यू निकाली वो मैं किस में पुट कर रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन में. तो देखिए सेकेंड इक्वेशन मेरी क्या थी, x माइनस वाई, और x की वैल्यू क्या आ गई 14 माइनस वाई ये वाला इज इक्वल टू 4. तो ये कितना आ गया मेरे पास, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4. इस 14 को इधर भेज दीजिए, माइनस 2y
माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 5। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई मेरे पास y की। ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू हम किसके अंदर पुट कर देते हैं? इसके अंदर। अब आप बोलोगे सर किस में पुट करें? किसी में भी पुट कर दो, जिसमें आपकी इच्छा है उसमें पुट कर दीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन मेरे को ये साफ दिख रहा है सर x की वैल्यू मैंने y के फॉर्म में क्लियरली निकाल रखी है, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, सो x इज इक्वल टू 9। आंसर है ना इजी? यस और नो? बहुत सिंपल था। फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपके सामने आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई इतना टिपिकल नहीं है। ध्यान रखिए क्लास, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ये हमारे आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जो मैं ले रहा हूं वो देखिए वो क्या कह रहा है, दैट इज फोर्थ वन। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है? 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब बच्चे क्या होते हैं, बच्चे थोड़े से डेसिमल के साइन देखते हैं, यार सर ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है, ये क्वेश्चन कैसे होगा? कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है। इसमें हमें क्या करना है, देखिए केवल एक एक डेसिमल का डिफरेंस है। एक डेसिमल ही तो हटाना है, एक डेसिमल हटाना है, ऐसे अभी हटा लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 और यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाई, या फिर दोनों का साथ में ही लिख देना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 बाय 10। तो देखिए कितनी हो जाएगी? 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड हियर इट विल बी 4x प्लस 5y प्लस 23 इज इक्वल टू 23। ये आपके सामने सिंपल सी इक्वेशंस आ गई। अब हमें क्या करना है सर? एक वेरिएबल की वैल्यू निकाले। बोलो किसकी निकाले? चलो x की निकाल लेते हैं। सॉरी, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x, अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया, इक्वेशन नंबर 3। इस वैल्यू को आप किस में पुट कर दोगे? इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये लीजिए इक्वेशन नंबर 3, 4 x की वैल्यू क्या थी? 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सॉल्व कीजिए। 2 1 टाइम्स, 2 टाइम्स 2 इंटू 13 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब 26 माइनस 6y प्लस 5y, तो कितना हो गया? 26 माइनस y इज इक्वल टू 23। ये गया मेरे इधर, तो माइनस y इज इक्वल टू 26 माइनस का और ये प्लस का 23, तो माइनस y इज इक्वल टू -3 और y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। कैलकुलेशन आपको खुद को करनी होती है। वैसे मैं तो हमेशा कहता हूँ कैलकुलेशन पोर्शन जो भी होता है वो बच्चों का खुद का होता है। उसमें अगर आप टीचर पर डिपेंडेंट हो कि सर टीचर कैसे सॉल्व कर रहा है, ये माइनस प्लस इधर क्यों ले जाए, तो कोई दिक्कत है, सोचने की बात है ये। तो कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा। आप यहाँ तक समझ लीजिए सर ने कैसे वैल्यू पुट की, उसके बाद वैल्यू कैसे निकाली आप वो खुद निकालिए। तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू आ गई 3, ये y की वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है क्लास? तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 2y और y की वैल्यू 3 आई। सो दिस विल बी योर
आंसर। ठीक है बेटा, ओके। अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करा दिया है, फोर्थ पार्ट करा दिया है, अब मैं आपको एक करा रहा हूं थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट विल बी योर होमवर्क। सेकेंड पार्ट विल बी योर होमवर्क और मैं करा रहा हूं आपको थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में एक छोटा सा लफड़ा है, देखिएगा, वो आप समझ जाओगे सर ये लफड़ा कैसे आ रहा है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो देखिए क्लास, अगर यहाँ पे आप देखोगे, आप अगर डायरेक्टली सॉल्व कर देना शुरू कर दोगे, आप क्या कर दोगे, डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर दोगे, तो चाहे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई एंड x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। देखिए थोड़ा इस बार कुछ नया कुछ आने वाला है, ध्यान रखिएगा। थ्री से 3 टाइम कैंसिल, 3 इंटू 3 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 इज इक्वल टू 9। तो ये तो मुझे भी पता है सर 9 इज इक्वल टू 9 होता है, इसमें कौन सी नई चीज सीखने को मिल रही है। तो सर इसमें आंसर क्यों नहीं आया, इसमें हमारे आंसर क्यों नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सोचिए। देखिए अगर आपने थोड़ा सा हमारी जो गिवन इक्वेशंस है उन पे ध्यान दिया होता, तो देखिए एक बार मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप एक बार इसका a1 अपॉन a2 चेक कीजिए। a1 अपॉन a2 आ रहा है सर 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक है, फिर आप चेक कीजिए b1 अपॉन b2, सर b1 अपॉन b2 इसका आ रहा है माइनस 1 अपॉन माइनस 3 दैट इज 1 अपॉन 3। फिर इसका आप चेक कीजिए सर c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 अगर हम RHS से LHS में ले जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 9 दैट इज 1 अपॉन 3। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट मीन्स इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्या सर अनंत आंसर आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है जो आप ये मेथड लगाए बैठे हो। समझ आया क्लास, इसका कितना आंसर आएंगे, इन्फिनाइट आंसर आएंगे। तो आपको बस यही लिखना है, सर दीज इक्वेशंस हैव इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। बस इसके अंदर आपको x और y के लिए ज़्यादा लोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करा दिया, थर्ड पार्ट करा दिया, फोर्थ पार्ट करा दिया। अब मैं आपको करा रहा हूँ लास्ट इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में बच्चे को थोड़ा क्या रूट के अंदर दे रखा है, तो इसका आपको क्या कराते हैं, रूट के अंदर दिया हुआ है तो टेंशन काहे की है। अगर कोई क्वेश्चन रूट के अंदर दिया हुआ है तो हमें डर किस बात का लगता है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्लास, अब इसमें क्या फंडा है, पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, फिर इसके बारे में एक अच्छी सी चीज समझाता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कैसे हमें क्या करना है इसके अंदर, बस वही, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 √2x मैंने इसको क्या भेज दिया, RHS के अंदर भेज दिया, माइनस √3y और x की वैल्यू कितनी हो गई, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। आप इसको √3 अपॉन √2 भी लिख सकते हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब मैंने क्या लिख दिया इसको, x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 इज इंटू वाई। अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए हमें क्या करना है,
ये है √3, x की वैल्यू क्या आई थी -√3 मल्टी अपॉन √2 इंटू वाई माइनस √8y इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए सर। √3 इंटू √3 कितना होगा? √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा मेरे पास 3। आपको खुद को पता है सर, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव साइन था। ये हो गया अपॉन √2 माइनस √8। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा -√3y। देखिए क्लास, ये है √8, जब एलसीएम लूंगा तो ये √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास कितना √16। एंड यू ऑल आर अवेयर √16 कितना होता है 4। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4y इज इक्वल टू 0। ये √2 0 से, आपको पता ना ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ये √2 0 से मल्टीप्लाई हो गया √3, ये हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लास y इज इक्वल टू 0 अपॉन -7 विल गोइंग टू रिजल्ट इन 0। यानी y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 0। y की वैल्यू कितनी आई 0 और मेरे x की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू 0 आई। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -√3 अपॉन -√2 इंटू 0 विल गिव मी 0। तो देखिए क्लास, यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखने को मिली कि सर पहले तो थोड़ा क्वेश्चन में डिफरेंट था। क्या डिफरेंट था क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सोचिए। इस क्वेश्चन में ये डिफरेंट था कि सर दोनों ही इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू 0 थी। आप देखिए मेरे दोनों इक्वेशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे मेरा कुछ कांस्टेंट है? नहीं सर, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, कांस्टेंट तो है ही नहीं। x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, सर कांस्टेंट तो है ही नहीं। तो जब भी आपके पास कोई इक्वेशन, दो इक्वेशन का सेट अगर ऐसा आता है, अ पेयर ऑफ टू इक्वेशन, अगर आपके पास ऐसा आता है, पेयर ऑफ इक्वेशन ऐसा रहता है जिसके अंदर मेरे कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहे 0, कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहे 0, तो ध्यान रखना उसके अंदर आपके पास x और y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 ही आएगी। आपके पास दोनों वैल्यू क्या रहेगी 0 ही रहेगी। ठीक है क्लास, इस क्वेश्चन के साथ हमने हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बेटा, तो हमारी समय सीमा यहीं पे समाप्त होती है। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इट्स टाइम टू से गुड बाय। जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आपका हमेशा इसी तरह से अभिनंदन रहेगा। आए जितेंद्र करवा, गुड डे।